नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता EFTA 1 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में उत्तराखंड सरकार की 1271 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, काजीपेट में रेल निर्माण इकाई अगले साल तक चालू हो जाएगी। मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में कल तक तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और बैडमिंटन में भारत ने इंडोनेशिया में एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में संयुक्त अरब अमीरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत और यूरोप के 4 देशों के समूह यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस समूह में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। श्री पीयूष गोयल ने एसोचैम द्वारा आयोजित विकसित भारत के लिए वैश्विक प्रभाव सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि चारों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते का अनुमोदन कर दिया है और नॉर्वे स्थित रिपोजिटरी में अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने पिछले साल 10 मार्च को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समूह ने $100 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इसके अंतर्गत $50 अरब समझौता लागू होने के 10 वर्षों के भीतर और वहीं $50 अरब अगले 5 वर्षों में निवेश किए जाएंगे। इससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री गोयल ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में तभी शामिल होगा जब वे देश हित में होंगे। I very clearly articulated that our negotiation strategy hinges on national interest. At no point of time will the Modi government ever allow national interest to be compromised. That is a given. That is the pillar on which all negotiations, all discussions, all dialogue with any country in the world is taken forward. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में राज्य सरकार के 1271 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री शाह ने उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 में देश भर से आए निवेशकों और उद्यमियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि जब तक उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य प्रगति नहीं करेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। विकसित उत्तराखंड का बगैर विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। जब तक हमारे छोटे राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, पूर्व के राज्य जब तक आगे नहीं बढ़ते हैं, देश के अंदर सम विकास नहीं हो सकता। इसीलिए केंद्र सरकार ने छोटे राज्यों के विकास पर और पूर्वी राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। श्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के चहुमुखी विकास की रूपरेखा बनाई है। आज यहाँ पर 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और जैविक कृषि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के विकास की धुरी होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि काजीपेट की रेल विनिर्माण इकाई अगले वर्ष से काम शुरू करेगी। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ कोयला इकाई की प्रगति की समीक्षा करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक सिविल कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। ये देश की सबसे बड़ी रेल विनिर्माण इकाइयों में से एक होगी। इस मेगा फैक्ट्री का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ कोचेस मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, इंजन्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, मेट्रो का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। इसका डिजाइन ये सोच के बनाया गया कि एकदम फ्लेक्सिबल डिजाइन रहे, जिससे कि मल्टीपल टाइप ऑफ रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन।
श्री वैष्णव ने कहा कि काजीपेट इकाई भारत के रेलवे के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी और देश की आर्थिक प्रगति को गति देगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज शाम काचीगुडा रेलवे स्टेशन से जोधपुर के लिए नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरने वाले यात्रियों को सेवा प्रदान करेगी। रोजगार सृजन में साइबर सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है बल्कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार और नवाचार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। मुंबई के उपनगरीय इलाके कांदिवली में एक उन्नत साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल डिजिटल अर्थव्यवस्था में कौशल की कमी को दूर करने और कुशल जनशक्ति का वैश्विक केंद्र बनने के भारत का लक्ष्य पाने में सहायक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की है। इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कुछ वर्तमान काल में ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सांसद चर्चा करना चाहते हैं, तो एडवांस में हमें भी कहा है और कल ऑल पार्टी मीटिंग भी है, उसमें अपना बात रखेंगे। महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पे भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पे चर्चा के लिए आगे आएंगे और कई बिल्स है जो इस सत्र में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन में मतभेद और विभाजन साफ दिखाई दे रहा है। आज नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष से आग्रह किया कि संसद के आगामी सत्र का सकारात्मकता और सार्थकता के साथ इस्तेमाल करें। श्री त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मामला दर्ज किए जाने को लेकर राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट की भी आलोचना की। भ्रष्टाचार में आकर कांग्रेस के प्रथम परिवार से पूछना चाहते हैं कि यदि आपका पारिवारिक मामला था तो इस पर राजनीतिक आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? श्री राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो एक व्यक्ति के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद का दुरुपयोग अपने पारिवारिक गुनाहों को बचाने के लिए किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस मुलाकात को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। श्री आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन महोत्सव कार्यक्रमों में सम्मानित न्यायाधीशों की उत्साहजनक भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि नागरिकों को पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी के लिए प्रेरित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायाधीशों की भागीदारी से राष्ट्रव्यापी पहल एक पेड़ मां के नाम को नई गति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इन वर्षों में अब तक सैनिक विद्यालयों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश जैसे अज्ञात क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी हुई है। महिला भागीदारी के जरिए बिहार का विकास विषय पर पटना में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का संकल्प लिया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज बिहार से पलायन के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की आलोचना की। बिहार के मुंगेर में पार्टी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस के 15 वर्ष के कार्यकाल में बिहार से लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत
95.92% मतदाताओं को मसौदा मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। आयोग ने बताया कि गणना प्रपत्र भरने में अभी 6 दिन और शेष हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में श्रावण के महीने के दौरान हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। डाक कावड़ वह परंपरा है जिसमें श्रद्धालु गंगाजल भरते ही बिना रुके सीधे अपने शिवालय तक रवाना होते हैं। कोई पैदल तो कोई वाहनों से गंगाजल लेकर जाते हैं। हरिद्वार में इन दिनों डीजे पर गूंजते भक्ति गीत और कावड़ियों की टोली भक्ति के साथ ऊर्जा का संगम बनकर निकल रही है। वहीं प्रशासन ने कावड़ियों से अपील करी है कि वे धार्मिक आस्था के साथ ही अनुशासन का भी ध्यान रखें। जिस तरह से कावड़ियों का आगमन हो रहा है उसको देखते हुए आगामी दिनों में कावड़ियों की भारी तादाद में तीर्थ नगरी पहुंचने की संभावना है। इस बार कावड़ियों की संख्या 6 करोड़ से ऊपर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने केरल के लिए आज और कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 से 7 दिनों तक केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत तेज वर्षा जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति 24 जुलाई तक बनी रहेगी। पश्चिमी भारत में यह स्थिति कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों तक मौजूद रहेगी। इसके अतिरिक्त बिहार में कल हल्की से मध्यम वर्षा और बिजली कड़कने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल दिल्ली एनसीआर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा बहुत हल्की वर्षा की भी संभावना व्यक्त की है। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श। ओडिशा में एक संवेदनशील घटना में पुरी जिले के बलंगा में आज सुबह कुछ बदमाशों ने एक 15 वर्षीय लड़की को आग के हवाले कर दिया। 60% से अधिक जल चुकी इस लड़की को स्थानीय लोगों ने बचाया। नाबालिग लड़की को गंभीर स्थिति में भुवनेश्वर के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। ओडिशा सरकार ने पीड़ित लड़की के इलाज का पूरा खर्च वहन करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बदमाशों को तुरंत गिरफ्तार करने के भी निर्देश दिए हैं। वियतनाम की हालोंग खाड़ी में आज एक पर्यटक नौका के पलट जाने से कम 27 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। 12 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। सरकारी मीडिया के अनुसार 14 लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य जारी है। अमेरिका में लॉस एंजल्स के सांता मोनिका बुलेवार्ड पर आज एक वाहन के भीड़ में घुस जाने से कम 20 लोग घायल हो गए। लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग ने बताया कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब बात खेलों की। इंडोनेशिया के सोलो में आज भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप डी के मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात पर 110 के मुकाबले 83 से जीत दर्ज कर बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 21वें ओवर में 6 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और 4 यूरोपीय देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रपुर में उत्तराखंड सरकार की 1271 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, काजीपेट में रेल निर्माण इकाई अगले साल तक चालू हो जाएगी। मौसम विभाग ने केरल और तटीय कर्नाटक में कल तक तथा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आज अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और बैडमिंटन में भारत ने इंडोनेशिया में एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में संयुक्त अरब अमीरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।